मेरी 35 साल की चाची कई सालों बाद घर आई थी, क्योंकि वह बेंगलोर में चाचा के साथ बही रहती थी। वहां से आने के बाद से वह हमेशा में मेरे आसपास मंडराती रहती थी। एक दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे, मैंने गलती से पैंट की चैन को गलत जगह पर फंसा लिया। तब चाची मेरी मदद के लिए आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे अजीब तरह से मुझे अनचाहे जगहों पर छूना शुरू कर दिया। वह बोली, तुम अभी 18 साल के हो, फिर भी तुम्हारा यह इतना बड़ा है, तुम तो बहुत हैंडसम हो गए हो। ऐसा कहते हुए चाची ने मेरा वह देखा और वहीं पर, मेरा नाम अमित है और मैं 12वीं में पढ़ता हूँ। मेरी चाची कई सालों बाद हमारे घर आई थी। जब से उनकी शादी हुई थी, तब से वह चाचा के साथ बेंगलोर चली गई थी। मेरे चाचा वहाँ जॉब करते थे, मैं घर पर अकेला रहता था। दोपहर को स्कूल से घर आने के बाद मेरी देखभाल करने के लिए घर पर कोई नहीं होता था, इसलिए पापा ने चाची को हमारे घर बुला लिया था। मुझे देखते ही चाची ने मुझे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, अमित बहुत जल्दी बड़ा हो गया है। चाची को घर आने के बाद से वह मेरे कमरे में ही रहती थी। मैं भी खुशी खुशी अपना कमरा उसके साथ एडजस्ट कर रहा था। दोपहर को जब मैं स्कूल से घर आता, तो मेरे हाथ से बैग लेकर खाना खिलाने तक मेरी सारी देखभाल चाची ही करती थी। मैं अब 18 साल का हो गया था और 12वीं में पढ़ता था। चाची को घर बुलाने का एक और कारण था। करीब 2 महीने पहले मुझे एनीमिया हुआ था, इसलिए मुझे कमजोरी रहती थी। चाची को घर आए कई दिन हो गए थे। मेरे स्कूल जाने से लेकर मेरे पढ़ाई तक की पूरी जिम्मेदारी चाची ही उठा रही थी। एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई। मेरी नींद अचानक खुलने का कारण था मेरे शरीर पर घूमता हुआ हाथ। चाची अचानक मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी थी। मुझे शरीर पर किसी का हाथ फेरना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे लगा यह सब चाची से गलती से हो गया है, लेकिन धीरे धीरे चाची की कुछ ऐसी चीजें मेरे सामने आने लगी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उस दिन मैंने पहली बार उनका वह अजीब व्यवहार देखा था, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन भी चाची ने फिर से वैसा ही कुछ किया। लगातार 4 दिन तक चाची के इस अजीब व्यवहार को सहने के बाद मैंने तय किया कि अब मैं उससे इस बारे में चाची से बात करूंगा। अगले दिन जब मैं दोपहर में स्कूल से अपने घर आया और खाना खाते समय मैंने उनसे सवाल किया। तब मैंने कहा, चाची, पिछले दिनों से रात को सोते समय तुम मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेरती हो? क्या तुम्हें कोई अजीब सपना आ जाता है? जैसे ही मैंने चाची से यह सवाल किया, उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उन्होंने कहा, शायद जब मैं गहरी नींद में सो जाती होंगी, हो सकता है तो गलती से मेरा हाथ तुम्हारे शरीर पर आ गया होगा। तब मैंने चाची की बातों पर विश्वास कर लिया, परंतु इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। अगली रात सोने के कुछ समय बाद ही मेरी नींद खुल गई और इसी कारण मेरी आधी रात में ही नींद टूट गई थी। मैं उठा और देखा कि चाची मेरे पास नहीं थी। मुझे लगा कि वह पानी पीने गई होंगी, लेकिन वह कमरे के किचन में भी नहीं थी। तब मैंने उठकर चाची को ढूंढने की सोचा। फिर मैंने कमरे से बाहर निकल चारों ओर नजर दौड़ाई। तब चाची बाहर बरामदे में टहल रही थी। तब मैंने चाची की ओर जाने की सोचा, पर तभी चाची मेरे कमरे की ओर पलट गई। अगर मुझे चाची देख लेती तो उन्हें लगता कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, इसलिए चाची के मुझे देखने से पहले ही मैं अपनी कमरे में वापस जाकर सो गया। कुछ ही देर में चाची भी कमरे में आई। आते ही वह सो गई और उनका वही अजीब व्यवहार फिर से शुरू हो गया। वह फिर से मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी। चाची ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर एक बात मुझे जरूर समझ में आ गई थी कि वह बाहर जाती है और फिर मेरे शरीर पर हाथ फेरती है। चाची आखिर रात में बरामदे में करती क्या है, यह जानने की मेरी इच्छा बढ़ रही थी। अगले दिन दोपहर में घर पर मैं और चाची ही थे। चाची मेरी पढ़ाई करवा रही थी। जब वह मेरी पढ़ाई करवा रही थी तो मैंने थोड़ा हंसते हुए सवाल किया, चाची तुम कितनी सुंदर हो। वह नहीं बोली।
फिर मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। थोड़ी देर में मुझे तेज भूख लग गई थी। मुझे अंडे खाने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैंने चाची से मेरे लिए अंडा बनाने को कहा। उस समय चाची मम्मी के कमरे में थी। जब मैं उस कमरे के पास गया तो मुझे चाची वहां कुछ अलग ही रूप में दिखी। वह अभी अभी नहाकर बाहर आई थी। वह अपनी खूबसूरती को शीशे में निहार रही थी, जैसे वह 20 साल की लड़की हो। मैं कमरे के बाहर खड़ा था, लेकिन वह तो खुद को हीरोइन समझकर और भी जुल्फे बिखेर रही थी। इधर मैं मेरे पेट में चूहा कूद रहे थे। आखिरकार मैं चाची के कमरे में चला गया। मुझे देखते ही चाची थोड़ी शर्मा गई। उस समय वह मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बातें करने लगी। चाची उस वक्त प्लाजो टॉप पहने हुए थी। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, उठ गए अमित, तुम अच्छा अब आ ही गए हो, तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। लेकिन मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं वहां गया था। लेकिन चाची तो मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनने को बेताब हो गई थी। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने ले गई। एक हाथ मेरे गले में डालकर वह मेरे पीछे खड़ी हो गई। उसने कहा, अमित तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं किसी से कम खूबसूरत लगती हूँ? लेकिन मैं क्या करता, मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। चाची मेरे लिए अंडे बना सकती हो। मेरी बात सुनकर चाची हंस पड़ी। उन्होंने कहा, मैंने तो तुम्हें बड़ा समझा था, लेकिन तुम अब भी बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझदार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक, तुम यहाँ रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। उस समय मैं उस कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर में उन्होंने मुझे अंडे बना के दे दिए। उसी रात मैंने तय कर लिया था कि रात को मैं बरामदे में जाऊंगा, क्योंकि मुझे जानना था कि चाची वहां क्यों जाती है। रात में सोने के बाद कुछ ही देर में मैंने अपनी आंखें खोली। उस समय में जानबूझकर बड़बड़ा रहा था, पानी कहाँ है, प्यास लगी है। लेकिन कमरे में पानी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए अब मुझे किचन में जाकर ही पानी पीना पड़ेगा। मैं यह सब जानबूझकर बड़बड़ा रहा था ताकि चाची को लगे कि मैं सचमुच पानी पीने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि वह भी जाग रही है। फिर मैं कमरे से बाहर निकला, फिर पानी पीने किचन में ना जाकर बरामदे में गया। चाची वहां मोबाइल में कुछ देख रही थी। वह दृश्य देखकर कुछ बातें मेरे समझ में आ गई। मुझे जो समझना था वह मैं समझ चुका था। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। मैं समझ गया था कि चाची के मन में कुछ अलग ही चल रहा है। अब मुझे उनसे अकेले में बात करनी थी। देखते ही देखते 5 दिन बीत गए। मेरी सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। मम्मी पापा ने मनाली जाने का प्लान बनाया था। यह प्लान उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही बनाया था। मम्मी बाप का कहना था कि सामने मेरे 12वीं का एग्जाम है, इसलिए अब मैं छुट्टी का इस्तेमाल अपने सिलेबस की तैयारी के लिए करूं। मम्मी पापा ने मुझे छुट्टी के बावजूद पढ़ाई करने को कहा था और इसी वजह से वह मुझे ट्रिप पर साथ नहीं ले गए। 5 दिन बाद जब मेरी छुट्टियां शुरू हुई तब मम्मी पापा अपनी ट्रिप पर निकल गए थे। उनके जाने के बाद घर में मैं चाची के साथ अकेला था। उस दिन घर में कोई नहीं था तो मैंने चाची से सवाल किया। मैंने उनसे कहा, चाची तुम्हें भी लगता होगा कि तुम्हें भी कोई ऐसा चाहिए जो तुमसे प्यार करे। जैसे ही मैंने सवाल पूछा उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अमित तुमने सच में मेरे दिल की बात पहचान ली। फिर चाची ने रोते रोते मुझको गले लगा लिया। वह कहने लगी, मैं तुम्हें बच्चा समझ रही थी, लेकिन तुम बिल्कुल बच्चे नहीं हो। तुम्हारी इस समझदारी की बात सुनकर मुझे तुम्हारे अंदर का एक समझदार आदमी नजर आ रहा है। फिर चाची का नजरिया मेरे प्रति बदल गया था। एक दिन नहाने के बाद मैंने जीन्स पहनी। जीन्स पहनते समय अचानक पेंट की जिप में अटक गई और मुझे दर्द होने लगा। तब मैं जोर जोर से आवाज लगाने लगा, लेकिन घर पर तो कोई नहीं था। तभी मेरी आवाज सुनकर मेरी चाची दौड़ती हुई मेरे कमरे में आ गई। उन्होंने पास आकर मुझसे पूछा, क्या हुआ? अमित, मैंने उन्हें सब कुछ बताया। तब वह मेरे पास आई और मेरी मदद करने लगी। जैसे ही उन्होंने मेरी जीन्स को हाथ लगाया, मैं शर्म के मारे पीछे हट गया। मैंने कहा, चाची मुझे शर्म आ रही है। तब उन्होंने समझाते हुए कहा,
अभी के लिए अपनी शर्म को अलग रखो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए तकलीफ में पड़ जाओगे। अब घर पर कोई नहीं है, इसलिए सहायता मुझे ही करनी पड़ेगी। तब मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और चाची को मेरी मदद करने दी, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। कुछ ही देर में चाची ने मुझे उस परेशानी से राहत दिला दी, लेकिन उसके बाद से चाची की नजर मुझ पर कुछ अलग तरह से पड़ने लगी। जब उन्होंने मेरी सहायता की तो अनजाने में उन्होंने गलत जगह छू लिया था, और मेरी सहायता करने के बाद वह मुझे एक अलग नजरिए से देखने लगी थी। उन्होंने कहा, अमित, मैं तो तुम्हें इतने दिनों से कुछ और ही समझ रही थी, लेकिन तुम तो 18 साल की उम्र में ही बहुत समझदार हो गए हो। चाची जो कुछ भी कह रही थी मैं सब बहुत अच्छे से समझ रहा था। उस समय मेरे चेहरे पर अचानक से मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद चाची ने कहा, आज से जब तक घर वाले कोई आ नहीं जाते मैं तुम्हें स्नान करा दिया करूंगी। मैंने उन्हें झट से मना कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ही शर्मिला स्वभाव का था। मेरे इनकार पर भी चाची ने कहा, ठीक है, स्नान तुम खुद ही करो, लेकिन स्नान के बाद तुम्हें तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। हर दिन की तरह मैं सोया नहीं था, बल्कि उठकर कमरे से बाहर चला गया और मोबाइल चलाने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर चाची कमरे से बाहर आई। शायद वह कमरे में रिलैक्स कर रही थी। दोपहर में जिस तरह से चाची तैयार हुई थी कि उनका अंदाज कुछ अलग ही था। खैर, आज भी चाची ने आज अलग तरह की ड्रेस पहने हुई थी। उन्होंने ने कहा, अमित, मैंने तुम्हारे लिए रसगुल्ले बनाए हैं, अभी थोड़ा इंतजार करो, मैं रसोई से लेकर आती हूँ। रसोई में जाते समय उन्होंने मेरा मोबाइल बंद कर दिया था और रसगुल्ले लाने के लिए रसोई में चली गई। वह मुझे वहीं रसगुल्ले खिला सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह मुझे अपने कमरे में लेकर गई और मुझे बेड पर बैठाकर अपने हाथों से रसगुल्ले खिलाने लगी। रसगुल्ले खिलाते समय चाची बार बार मेरे सिर पर हाथ फेर रही थी। वह कह रही थी, तुम बड़े और बहुत समझदार हो गए हो। तब चाची ने जो इत्र लगाया हुआ था उसकी खुशबू मेरे पूरे कमरे में चारों ओर फैल गई थी। वह मुझसे बातें भी कर रही थी। फिर मैं जोर की गहरी नींद में सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे कमजोरी जैसी महसूस हो रही थी और मैं वहीं बेड पर बैठ गया। कुछ समय बाद चाची मेरे रूम में आई। उनके के मुख पर एक खूबसूरत सी स्माइल थी। उन्होंने ने कहा, अमित, मुझको कोई आइडिया नहीं था कि तुम्हारे यहाँ होने से मैं इतनी खुश हो जाऊंगी। चाची की बातों को मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। मैंने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि मैं अपने ही सपनों में खोया हुआ था। चाची ने कहा, तुम नहा करके आओ, हम मौज करेंगे। मैं नहा करके कमरे से बाहर गया। तब चाची ने मेरी पसंद की मूवी लगाई थी। इससे पहले चाची ने कभी मेरी की मूवी नहीं लगाई थी। उन्हें हॉलीवुड की फिल्में बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन उस दिन उन्होंने खुद ही मेरी पसंद की मूवी लगाई थी। इतना ही नहीं, एक रोमांटिक सीन आने पर जोर से मेरा गाल पकड़ लिया और चाची को मैंने पीछे से टच कर दिया। चाची इतनी ज्यादा खुश क्यों थी, यह मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए, चाची मुझे और भी ज्यादा खुश दिखाई देने लगी। लेकिन करीब 2 बजे के बाद जब भी मैं नींद से उठता तो मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होती थी। नींद से जागने के बाद जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने जाता, लेकिन चाची हमेशा एक ही बात बोलती थी कि अमित, आज तुमने मुझे आनंदित कर दिया। मैं उनको किस तरह से आनंदित कर रहा था यह मुझे खुद पता नहीं था। फिर चाची मुझसे जो कहती थी यह सुनकर मुझे अच्छा लगने था। शुरू में मुझको चाची से तैयार होने में शर्म सी महसूस होती थी। अब मैं बिना शर्म महसूस किए से तैयार होने लगा था। फिर कुछ दिनों में चाची और मेरे बीच एक रिश्ता पनपने लगा और सब कुछ मुझे धीरे धीरे सब कुछ बढ़िया लगने लगा था। फिर थोड़े दिनों बाद सभी लोग घर पर आ गए थे। फिर भी मेरी चाची ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। एक दिन चाचा का बैंगलोर से फोन आया कि यहाँ वापस आ जाओ। मैं वहीं खड़ा सुन रहा था कि चाची वापस बैंगलोर जा रही है। मुझे जोर का धक्का लगा। दोस्तों, जब किसी से अट्रैक्शन हो जाए तो उसके बिना दिन काटना महंगा होता है। यही सब मेरे साथ हो रहा था। चाची वापस बैंगलोर चली गई और मैं उनकी यादों में उनके साथ गुजरे पल को याद करता था।
तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का कुल मजा लेने के लिए प्लीज लास्ट तक बने रहें। मैं रात के 11 बजे के करीब चुपके से दबे पैर नीचे जाने लगा। मैं नीचे गया तो देखा सब सो रहे हैं। मैं आराम से भैंस वाले कमरे की साइड में गया और गेट की सांकल खोलने लगा। आंधी सांकल खोलकर मैं कुछ सोच कर ही रह गया और फिर से चुपके से ऊपर चला गया। लगभग 11:30 बजे रितिका का फोन आया। मैंने पहली ही घंटी पर फोन उठा लिया। रितिका बोली, सोया नहीं गया जो छत पर चक्कर काट रहा है। मैं बोला, सोई तो तुम भी नहीं हो। रितिका बोली, बस आज तो नींद ही उड़ गई है। तू आजा, बस दादी पोता दोनों सो रहे हैं। मैं बोला, आ रहा हूं, पर तुम्हारे घर कैसे आऊं? आने का कोई रास्ता है? रितिका बोली, मैं गेट खोल रही हूं, तुम देर ना करना, जल्दी आ जाओ। मैंने कहा, ठीक है। मैं फोन काटकर धीरे धीरे नीचे गया और भैंस के कमरे के साइड का गेट खोलकर बाहर निकलकर गली में देखने लगा कि कोई है तो नहीं। पूरी गली खाली थी। मैं रितिका के घर की ओर चल दिया। मैं गेट पर पहुंचा ही था कि रितिका गेट पर ही खड़ी थी। उसने गेट खोल दिया और मैं अंदर आ गया। रितिका ने गेट बंद कर दिया और ताला लगा दिया। हम दोनों कमरे में आ गए। मैं रितिका से बोला, तुमने तो गेट पर ताला लगा दिया है, क्या सुबह तक यहीं पर रखूंगी मुझे? रितिका बोली, नहीं, घर की पिछली तरफ से दीवार कूदकर चले जाना तन्ने तो पता है ना। गांव में जो दूध या दूध बेचते हैं वो सब 3 से 4 बजे दूध निकालने के लिए उठ जाते हैं। मैं बोला, हाँ पता है, अंदर आना मुश्किल होता है, बाहर जाना नहीं। अब मैं आपको रितिका के बारे में बता दूं। उसने उस समय हल्की सी लिपस्टिक लगा रखी थी। वो खुले बाल में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। रितिका बोली, लाइट बंद कर लेते हैं, क्या पता छोटू न उठ जाए बाथरूम करने के लिए और लाइट जलती देखकर यहाँ कमरे में सोने आ जाएगा। मैं बोला, अंधेरे में नहीं जाने मन, थोड़ी रोशनी तो होनी चाहिए। रितिका बोली, छोटा बल्ब जला लेती हूँ। फिर रितिका ने छोटा बल्ब जला दिया और हम दोनों बेड पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। ये घटना इस साल जून के महीने की है। मेरे मामा के पड़ोस में ही उनकी सहेली रितिका मामी रहती है। वो मेरी सगी मामी नहीं है। मुझे अपने मामा के घर गए हुए कई साल हो चुके थे। मामा, मामी और नानी जब भी फोन करते तो मुझे वहां आने के लिए जिद करते। मैं हर बार उन्हें आऊंगा कहकर टाल देता। एक बार नानी का फोन आया। वो बोली, बेटा अब तू मेरे पास मिलने को आ जा या मेरे मरने के बाद ही आएगा? मैं बोला, अरे नानी आप ऐसा न कहो, मैं अगले हफ्ते पक्का आ जाऊंगा। फिर कुछ देर बाद बात करके मैंने फोन रख दिया। मैंने सोचा कि मामा के घर सबसे मिलकर ही आता हूँ। मामा का परिवार बैरी के पास गांव में रहता है। वो सब बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। हम लोग मामा के उस एरिया को बाघड़ कहते हैं क्योंकि उनकी भाषा थोड़ी अलग किस्म की है। मैं अपने मामा के गांव का नाम नहीं बताऊंगा। फिर 3 दिन बाद मैं माँ पापा से पहुंचकर बाइक लेकर मामा के घर एक हफ्ते रहने के लिए निकल गया। लगभग 40 मिनट बाद मैं मामा के घर पहुंच गया। मैं आपको मेरे मामा के बारे में बता दूं। वो फौज में है, उनका एक बेटा है और 2 लड़कियां हैं। लड़कियों की शादी हो चुकी है और लड़के का नाम निखिल है। वो अभी 12वीं क्लास में पढ़ रहा है। घर में मेरी नानी और मामी है। मामी एक भैंस पाले हुए हैं। मामा के घर में 3 कमरे नीचे और एक कमरा ऊपर है। घर के आंगन को छत से ढक दिया गया है। कभी कभी मेरी नानी वहीं सोती थी। भैंस का कमरा अलग था। घर से भैंस के कमरे में जाने के लिए एक चौखट लगी थी। दरवाजा नहीं था।
भैंस को बाहर ले जाने के लिए एक अलग गेट था। उसी गेट से उसे बाहर प्लॉट में ले जाते थे। मैं घर पहुंचा तो वहां नानी, मामी और एक सुंदर सी औरत और बैठी थी। मैंने सबको नमस्ते किया और सबका हालचाल पूछा। मामी मेरे लिए चाय ले आई। फिर चाय पानी पीकर मैं ऊपर कमरे में जाकर लेट गया। बाइक चलाकर आया था तो थकान हो रही थी। लेटते ही मेरी आंख लग गई। शाम को मैं उठा तो नीचे आ गया। उधर निखिल पढ़ रहा था तो उसने मुझे नमस्ते किया। मैंने देखा तो मामी के पास अभी भी वही औरत बैठी थी जो मेरे आने के समय बैठी हुई थी। मैंने निखिल से पूछा ये कौन है? तब उसने बताया ये आंटी पड़ोस में ही रहती है। पहले ये लोग गांव के अंदर रहते थे। अभी 2 साल पहले यहाँ घर बनाया है अपने घर के लिए। सुबह शाम दूध लेने यहाँ आते हैं। इनके पति दिल्ली में नौकरी करते हैं और वो अंकल हफ्ते में एक बार ही घर आते हैं। अब मैं आपको रितिका मामी के बारे में बता देता हूँ। उनकी उम्र 34 साल के आसपास थी। हाइट 5 फुट 2 इंच की है और थोड़ी मोटी थी मगर सुंदर थी। उनका रंग गोरा था। आपको तो मालूम ही है कि शादीशुदा औरत मेरी कमजोरी थी। उनका एक ही बेटा था जो 6ठी क्लास में था। ये रितिका मामी मेरे मामा के घर कुछ ज्यादा ही आती रहती थी। अब मैं उसे सीधा रितिका ही कहूँगा। मामी शब्द हटा रहा हूँ। रितिका दिखने में टकाटक माल थी तो मेरी भी नजर उस पर टिक गई। वो भी मुझसे बात करने को मरी जा रही थी तो जल्दी ही मेरी उससे बात होने लगी। मैं ठहरा पक्का प्रेम पुजारी बस बात शुरू होते ही मैं उसे प्यार करने की सोचने लगा। एक तो स्कूल नहीं खुल रहे थे तो शहर में ये लॉकडाउन भी सूखा ही निकला था। मुझे काफी दिनों से प्यार नहीं मिला था तो रितिका मैं मुझे उम्मीद दिखाई देने लगी। मैंने रितिका को पटाने की कोशिश शुरू कर दी। अब जब भी वो खराती और मामी नानी के पास बैठती तो मैं भी वही बैठ जाता और उसे देखता रहता। वो भी मेरे ऊपर नजर मार लेती। ऐसा होते 2 दिन निकल गए। मैंने सोचा कि बेटा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अपनी ओर से ही पहल करनी पड़ेगी। जब अगले दिन वो आए तो मामी भैंस को प्लॉट से लेने गई थी। निखिल पढ़ने के लिए मास्टर जी के घर गया था। बस मैं और नानी ही घर में थे। रितिका नानी के सामने कुर्सी डालकर बैठ गई और मैं कमरे से बाहर निकल गया। मैं कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। इधर से रितिका मुझे देख सकती थी जबकि नानी की पीठ मेरी ओर थी। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कुछ बवाल ना हो जाए मगर मन में हरकत भी हो रही थी। मैं सामने से रितिका को देख रहा था। वो भी नानी से बात करते हुए मुझसे नजरें मिला रही थी। मैंने कामदेव का नाम लेकर सोचा जो होगा देखा जाएगा। रितिका की ओर मेरी नजर मिलते ही मैंने उसे इशारा कर दिया। पहले तो उसने गुस्से में देखा फिर वो नानी से बात करने लगी। 1 मिनट बाद उसने मेरी ओर फिर से देखा तो मैंने उसे फिर से इशारा कर दिया। इस बार वो कुछ नहीं बोली, ना गुस्सा दिखाया। अब वो बार बार मेरी ओर देखने लगी। मैं हंसने लगा तो वो भी हंस दी और उसने नजर नीचे कर ली। अब मैं दूसरे कमरे में आकर लेट गया। मेरा इरादा तो था कि रितिका को प्यार करूं, पर मैं शाम तक इंतजार करने लगा कि कहीं रितिका मेरी मामी को कुछ बता न दे। शाम को मैं देर से सोकर उठा था। तब तक रितिका दूध लेकर जा चुकी थी। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मतलब कि रितिका ने किसी को कुछ नहीं बताया था। मैं अब घूमने के लिए निकल गया। अगले दिन से रितिका मुझसे खुलकर बात करने लगी थी और बेटा या आरे कहकर नहीं बोल रही थी। बस वो मेरा सीधा नाम ले रही थी। मैं तो हूँ ही प्रेम पुजारी, उसको इशारा कर देता। एक बार मेरे इशारे से वो मेरे पास से निकली तब मैंने मौका देखकर उसके हाथ को टच कर दिया। वो अपने होठों को दांत से दबाती हुई चली गई। ऐसा होते होते 4 दिन हो गए।
अब मुझे घर भी जाना था तो सोचा एक आध दिन मैं रितिका को प्यार कर लूं, नहीं तो फिर क्या पता टाइम मिले भी या नहीं। उस दिन मैं नीचे कमरे में अकेला लेटा हुआ था और मामी भैंस का दूध निकाल रही थी। रितिका हाथ में बर्तन लेकर घर आई और मामी को दूध निकालते देखकर मेरे पास खाट के सिरहाने ही बैठ गई। रितिका मुझसे बोली, घर कब जाओगे? प्रेम, मैंने जानबूझकर कहा। कल सुबह। वो बोली, सच्ची कह रहे हो क्या? मैं बोला, मैं भला झूठ क्यों बोलेंगे? वो बोली, क्या बात है, मन नहीं लग रहा है क्या, जो इतनी जल्दी जाना चाहते हो? इतना कहकर वो मेरे सर पर हाथ घुमाने लगी। मैं बोला, जाना तो है ही। रितिका धीरे से बोली, रुक जाना, इतनी जल्दी भी क्या है, मैं भी तो तेरी मामी लगती हूँ। मैं उनसे बोला, तो क्या हुआ, दिल पर किसी का जोर नहीं चलता, क्या पता किस पर आ जाए। इस पर वो हंसने लगी। मैं जल्दी से उठा और रितिका को किस कर दिया। रितिका जब तक समझती कि क्या हो रहा है, मैं थोड़ा दूर हो गया। वो मेरी मामी की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, बड़े वो हो, पता ही नहीं लगा कि क्या करने वाले हो। तभी मामी कुछ काम से अंदर चली गई। मैं हंसने लगा और बोला, तुमसे प्यार हो गया है रितिका मेरी जान। वह बोली, बावला है कि मैं बोला, हाँ, तुम्हारे प्यार में बावला ही हो गया हूँ। वो थोड़ी गंभीर हो गई और बोली, ये सही बात नहीं है, किसी ने देख लिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं बोला, भरोसा करो, अगर भरोसा ना कर सकती तो मैं अब कुछ नहीं बोलेंगे। वो कुछ नहीं बोली और उठकर मामी के पास चली गई। मेरा भी मूड अब खराब हो गया था। मैंने सोच लिया कि ये नहीं मिलने वाली है, मैं कल सुबह ही घर चला जाऊंगा। कुछ देर बाद रितिका दूध लेकर चली गई। मैं कमरे से बाहर आया और मामी से कहने लगा, मामी कल मैं अपने घर जाऊंगा। मामी बोली, क्या हुआ, दिल नहीं लग रहा है क्या, और कुछ दिन रुक जाओ। मैं बोला, मामी बस माँ की याद आ रही है, जब फिर टाइम मिलेगा तो फिर आ जाऊंगा। मामी बोली, ठीक है, तेरी मर्जी। मेरा दिमाग ही खराब हो गया था कि रितिका ने कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप चली गई। मैं फिर से चुपचाप लेट गया। अब बस सुबह का इंतजार था। रात को निखिल खाना खाकर किताब लेकर ऊपर कमरे में चला गया। थोड़ी देर में रितिका कुछ लेने मेरी मामी के पास आई। मैं लेटा रहा और फोन चलाने लगा। मामी रसोई में काम करने लगी तो रितिका मेरे कमरे में आई और बोली, मुंह क्यों बना रखा है तूने, ये ले मेरा फोन नंबर। उसने एक पर्ची निकालकर मेरे हाथ में दे दी और बोली, मेरे घर जाते ही फोन करना, बात करनी है तुझसे। मैंने थोड़ी देर में ही फोन किया तो रितिका ने फोन उठाया और बोली, हेलो, कौन बोल रहे हो? मैंने कहा, प्रेम। रितिका बोली, मुझे पता चला कि तुम कल घर जा रहे हो। मैंने कहा, हाँ, सुबह ही निकल जाऊंगा। रितिका बोली, क्या बात हो गई है? मैं बोला, बस कुछ नहीं, माँ की याद आ रही है। रितिका बोली, मुझे पता है तू क्यों जा रहा है, नाराज हो गया है। शाम वाली बात पर मैंने कहा नहीं तो रितिका बोली, देख प्रेम, दिल तो मेरा भी कर रहा है, पर मुझे डर भी लग रहा है। मैं बोला, रितिका भरोसा करो, और इंसान की जिंदगी बार बार नहीं मिलती, जी करता है तो कमी पूरी करने में दिक्कत क्या है? रितिका बोली, वो तो मुझे भी पता है, पर डर लगता है कहीं किसी को पता चल गया तो बदनामी हो जाएगी मेरी। मैं बोला, मेरी ओर से बेफिक्र रहो, बात तुम्हारे और मेरे बीच की है और दोनों के बीच ही रहेंगी। रितिका बोली, तो फिर क्या इरादा है? मैंने कहा, मेरा तो इरादा नेक है, तुम बताओ। रितिका बोली, आजा रात को मेरे घर, मैं अकेली ही सोती हूँ, मेरा बेटा अपनी दादी के पास सोता है। मैं बोला, किस टाइम आऊं? रितिका ने कहा, 12 बजे के करीब आ जाना, लेकिन फोन मैं करूंगी तब आना, अगर फोन ना करूं तो मत आना। मैंने कहा, ठीक है। अब मैंने निखिल को बोला, भाई मैं आज ऊपर सोऊंगा। तब निखिल बोला, ठीक है, मैं अपनी किताबें नीचे ले आता हूँ। मैं जग में पानी लेकर ऊपर पहुंच गया और पंखा चलाकर लेट गया। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगा
कि हे कामदेव, आज रितिका का पति नहीं आना चाहिए। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं छत पर घूमने चला गया। फिर मैं और जगत ध्यान देने की कोशिश करने लगा, मोबाइल चलाने लगा। छत से मैं रितिका के घर जाने का रास्ता सोचने लगा कि छत से कैसे उतरना है। मैंने सब प्लान बना लिया था। उसके घर में जाने का एक ही रास्ता था, नीचे जाकर भैंस वाले कमरे की साइड से गेट खोलकर बाहर निकलना है। मैं ऐसे ही कभी लेट जाता, कभी छत पर घूमने लगता, पर टाइम ही नहीं कट रहा था। सब साथियों को पता है कि प्यार मिलना हो तो इंतजार करना कितना मुश्किल होता है। मैं 11 बजे चुपके से दबे पैर नीचे जाने लगा। मैं नीचे गया तो देखा सब सो रहे थे। मैं आराम से भैंस वाले कमरे की साइड में गया और गेट की साकल खोलने लगा। आंधी सांकल खोलकर मैं कुछ सोच कर ही रह गया और फिर से चुपके से ऊपर चला गया। लगभग 11:30 बजे फिर रितिका का फोन आया। मैंने पहले ही घंटी बजते ही फोन उठा लिया। रितिका बोली, सोया नहीं क्या, जो छत पर चक्कर काट रहा है? मैंने कहा, तुम भी तो नहीं सोई? रितिका बोली, बस आज तो नींद ही उड़ गई है, तू बस आ जा। अब तो दादी पोता दोनों सो रहे हैं। मैं बोला आ रहा हूं, पर तुम्हारे घर कैसे आऊं? आने का कोई रास्ता है क्या? रितिका बोली, मैं गेट खोल रही हूं, तुम देर न करना, बस जल्दी आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। फोन काटकर मैं धीरे धीरे नीचे गया और भैंस के कमरे के साइड का गेट खोलकर बाहर निकलकर गली में देखने लगा कि कहीं कोई है तो नहीं। पूरी गली खाली थी। मैं रितिका के घर की ओर चल दिया। मैं गेट पर पहुंचा ही था कि रितिका गेट पर ही खड़ी थी। उसने गेट खोल दिया और मैं अंदर आ गया। रितिका ने गेट बंद कर दिया और ताला लगा दिया। हम दोनों अब कमरे में आ गए थे। मैंने रितिका से कहा, तुमने तो गेट पर ताला लगा दिया, क्या सुबह तक यहीं पर रखूंगी मुझे? रितिका बोली, नहीं, घर की पिछली तरफ से दीवार कूदकर चले जाना। तुझे तो पता है ना, गांव के जो दूधिया दूध बेचते हैं वो सब 3 से 4 बजे दूध निकालने उठ जाते हैं। मैं बोला, हाँ मुझे मालूम है, अंदर आना मुश्किल होता है, बाहर जाना नहीं। अब मैं आपको रितिका के बारे में बता दूं। उसने इस समय हल्की सी लिपस्टिक लगा रखी थी। वो खुले बाल में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। रितिका बोली, लाइट बंद कर देती हूँ, क्या पता छोटू न उड़ जाए, फिर बाथरूम करने और लाइट जलती देखकर यहाँ कमरे में सोने आ जाएगा। मैं बोला, अंधेरे में नहीं जाने मन, थोड़ी रोशनी तो होनी चाहिए। रितिका बोली, छोटा बल्ब जला लेती हूँ। फिर रितिका ने छोटा बल्ब जला दिया और हम दोनों बेड पर लेट गए। रितिका और मैं एक दूसरे को ही देख रहे थे। उसने मेरी नाक को पकड़कर खींच दिया। हम दोनों मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद रितिका अपना मुंह साफ करके रसोई में चली गई और थोड़ी देर में ही गर्म दूध लेकर आई। कहने लगी, ये ले दूध पी, तेरे लिए फ्रिज में रख दिया था। मैं बोला, ठीक है, जाने मन पर आधा तुम्हें भी पीना पड़ेगा। रितिका बोली, ठीक है। अब रितिका और मैं बेड पर आमने सामने बैठ गए। 5 मिनट बाद रितिका उठकर बाथरूम में गई। मैंने भी खुद को साफ किया। इसके बाद फिर मैं अपने घर आ गया। रितिका मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। अब तो टाइम मिलते ही रितिका मुझे कॉल पर बता देती है कि आज रोहतक आ रही हूँ, वहीं होटल में मिल जाना, बातें करेंगे। इसी तरह हमारे प्यार का सिलसिला सालों तक चला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरी बहन जबरदस्ती मुझे अपने पति के साथ सुलाकर खुद सारी रात बाहर रहती थी। एक रात मेरे जीजू को पता चल गया कि मैं उनकी पत्नी नहीं बल्कि साली हूँ। फिर मेरे जीजू ने मेरे साथ ऐसा काम किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि रात को मैं गहरी नींद में थी, तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। मैंने धीमी धीमी आंखें खोलकर देखा
तो मेरे बेड के पास मेरी बहन खड़ी थी। मैं फौरन उठकर बैठ गई। पहले मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कहीं जीजू को कुछ हो तो नहीं गया जो वह मुझे इस वक्त जगाने आई है, पर जैसे ही मैंने उससे पूछा क्या हुआ तो उसने फौरन मेरे मुंह पर हाथ रखा और बोली चुप रहो और जल्दी यहाँ से उठो। मुझे हैरत हुई कि वह इतनी रात को मुझे जगाने क्यों आई है और मुझे खामोश रहने को क्यों कह रही है। फिर कुछ दिन पहले सुनी खबर की तरफ मेरा ख्याल गया। मुझे लगा कि शायद घर में कोई घुस आया है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। मैंने इशारे से पूछा क्या बात है दीदी, तो उसने जो भी बात मुझसे कही वह मुझे परेशान करने के लिए काफी थी। मेरी बहन चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर उसके पति के साथ बेड पर उसकी जगह सो जाऊं। मैंने उससे पूछा तुम ऐसा क्यों चाहती हो और मैं तुम्हारे पति के साथ कैसे सो सकती हूँ, लेकिन वो जिद कर रही थी कि मैं 1 घंटे के लिए वहां रुक जाऊं। जब वो वापस आएगी तो फिर मैं वहां से आ जाऊंगी और किसी को पता नहीं चलेगा। जबकि मुझे डर था कि अगर जीजू को पता चल गया तो वो हम दोनों बहनों को घर से निकाल देंगे। मुझे जीजू के साथ सोने में बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन मेरी बहन मिन्नत कर रही थी। उसके मेरे ऊपर बहुत एहसान है, इसलिए मैं चुपचाप उसकी बात मान गई और उसके कमरे में जाकर बेड के कोने पर सो गई। सुबह होने से पहले ही मेरी बहन वापस आई। उसने मुझे जगाया और अपने कमरे में जाने को कहा। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरा दिमाग अपनी बहन की इस हरकत पर था कि रात को उसने मुझे जीजू के पास क्यों भेजा और वो खुद कहाँ गई थी। मैं जब सुबह नाश्ते के लिए उठी तो जीजू घर ही थे और उनके हाव भाव से महसूस हो रहा था कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है। मुझे इंतजार था कि कब जीजू घर से जाएंगे और मैं अपनी बहन से पूछूंगी कि उसने रात को मुझे जीजू के कमरे में क्यों भेजा था। जीजू के जाने के बाद जब मैंने दीदी से सवाल किया कि तुम रात को कहाँ गई थी और ये सब कब से चल रहा है, तो वह मेरे सवाल पर रुकने लगी। उसने कहा मैं अपनी एक दोस्त के साथ अस्पताल गई थी। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने सोचा अगर वह किसी दोस्त के साथ हॉस्पिटल गई थी तो इसमें बुराई क्या है और ये बात जीजू से क्यों छुपानी थी। यही बात जब मैंने अपनी बहन से कही तो वो कहने लगी कि मेरी उस दोस्त को तुम्हारे जीजू बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो अकेली रहती है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। सबको लगता है कि जो लड़कियां अकेली रहती है वे चरित्र की अच्छी नहीं होती है, जबकि ऐसा नहीं है। तुम्हारे जीजू भी बाकी मर्दों की तरह उसे चरित्रहीन समझते हैं। मैंने दीदी से पूछा आपकी दोस्त के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उनको इतनी रात को हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो मेरी बहन इस बात को टाल गई और मेरा धन्यवाद करने लगी कि रात को तुमने मुझे बचाया, उसके लिए शुक्रिया। मैंने भी ये सोच के ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि चलो कम से कम कुछ बुरा तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन गुजरे ही थे कि फिर से एक रात मेरी बहन मुझे जगाने आ गई और मुझे अपने कमरे में जाकर सोने को कहा। मैंने पूछा आज कहाँ जा रही हो, फिर से उसी दोस्त के साथ जा रही हो क्या? तो उसने कहा हाँ उसी के साथ जा रही हूँ। मैंने बहुत पूछा कि किस हॉस्पिटल में जा रही हो, क्यों जा रही हो, ताकि मुझे कुछ मालूम हो, लेकिन मेरी बहन ने मुझे कुछ नहीं बताया। वह मुझे अपने कमरे में भेजकर घर से निकल गई और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ तो गलत हो रहा है। यकीनन मेरी बहन कुछ गलत कर रही थी और रात को हॉस्पिटल जाने के बहाने से कहीं और जाती थी। मेरी बहन तकरीबन 4 घंटे बाद वापस आई और वो 5 घंटे मैंने जैसे सूली पर लटक कर गुजारे थे। जब भी जीजू करवट लेते थे तो मुझे लगता था कि अब मेरा राज्य खुल जाएगा, लेकिन अब मैंने दिल में पूरी तरह से सोच लिया था कि अब मैं अपनी बहन की बात कभी भी नहीं मानूंगी और अगर आगे फिर से ऐसा कुछ हुआ तो जीजू को सारी बात सच बता दूंगी, क्योंकि उन्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। मैंने अगले दिन फिर से अपनी बहन से बहुत सारे सवाल जवाब किए, लेकिन उसने मेरे हर सवाल को टाल दिया और इसी तरह चलता रहा। तकरीबन 1 हफ्ते बाद फिर से मेरी बहन मेरे कमरे में मौजूद थी और आज रात फिर चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर सो
जाऊं, पर इस बार मैंने सख्ती से इनकार कर दिया और धमकी भी दी कि मैं आज जीजू को सब कुछ बता दूंगी। तो उसने कहा, ठीक है, अगर तुम सब कुछ उन्हें बता दोगी तो मैं तुम्हें वापस घर भेज दूंगी और यहाँ कभी नहीं बुलाऊंगा। अब तुम खुद सोच लो कि तुम क्या करना चाहती हो। मेरे भविष्य का सवाल था, इसीलिए मैं ना चाहते हुए भी जाकर उनके कमरे में सो गई। मैं सोच रही थी कि अगर ये बात खुलेगी तो बात मुझ पर भी आएगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या अपने जीजू को बता देना चाहिए या फिर दीदी की बात मानकर खामोश रहना चाहिए? मैं चुपचाप लेटकर छत की तरफ देखते हुए यही सोच रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे जीजू ने मेरी तरफ करवट ली है। मैंने झट से आंखें बंद कर ली ताकि उन्हें महसूस हो कि मैं सो रही हूँ और करवट लेकर उनकी तरफ पीठ कर ली। लेकिन उन्हें शायद अंदाजा हो गया था कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ बल्कि साली हूँ, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से और मुझसे अपने ही तरीके से बदला ले लिया। मेरा नाम जाह्नवी है, हम 2 ही बहनें हैं और हमारा घर एक छोटे से गांव में है। मेरी बड़ी बहन तन्वी की शादी एक शहर में हो गई थी और वह अपने पति के साथ शहर में रहती थी। मैंने जब मैट्रिक पास किया तो पास के ही कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म जमा करवा दिए, क्योंकि हमारे गांव की लड़कियां वहीं पढ़ने जाती थी। लेकिन मेरी बहन ने जिद की कि वह मेरा एडमिशन बड़े शहर में करवाएगी और खुद ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट ले गई और अपने शहर के कॉलेज में जमा करवा दिए। जब मेरा एडमिशन हो गया तो उसने खुद ही ऑफर किया कि मैं उसके घर में उसके पास रहूंगी। मेरी बहन ने अपने पति और मम्मी पापा को कैसे राजी किया मुझे नहीं मालूम, पर मैं खुश थी कि मुझे एक शहर के कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा था और मैं गांव छोड़कर शहर में आ गई। मुझे यहाँ आए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन हर काम में मेरी बहन मेरा साथ देती थी। जिस तरह का फैशन चलता था वह मुझे उसी तरह के कपड़े लाकर देती थी, मुझे अच्छा खाना खिलाती थी और मेरी सारी फरमाइश पूरी करती थी। और इसी तरह के बहुत से एहसान दीदी के मुंह पर बन गए थे। वैसे भी वह मेरी बड़ी बहन थी तो मैं उसकी हर बात माना करती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। जब पहली बार कॉलेज में छुट्टी हुई तो मैं बहुत खुश थी कि अब मैं वापस अपने गांव जाऊंगी। मुझे लगता था कि वह मेरा बहुत ख्याल रखती है। वह मुझे शायद इसलिए इतना मोटिवेट करती है क्योंकि खुद उसने छोटे से ही कॉलेज में पढ़ा था और शायद वह ये चाहती थी कि उसकी बहन अच्छे से पढ़े और गांव में सबसे आगे रहे। मेरी बड़ी बहन के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो मुझे मालूम नहीं था। मेरी छुट्टियां अभी कुछ बाकी थी, फिर भी मैं गांव से वापस आ गई। मेरे जीजू भी मुझे घर का एक हिस्सा ही समझने लगे थे, इसीलिए उन्हें भी मेरी आदत हो गई थी। वो भी मेरे वापस आने से बहुत खुश थे। जिस दिन मैं गांव से वापस आई उस दिन थकान की वजह से मैं जल्दी सो गई। जब आधी रात को मेरी बहन मेरे कमरे में आई, चुपके से मुझे अपने कमरे में जाकर सोने को कहा और मेरे सवाल करने पर कहा, मेरी दोस्त हॉस्पिटल में है और उसे मेरी जरूरत है। तुम्हारे जीजू उसको पसंद नहीं करते, तुम जाकर मेरे कमरे में सो जाओ ताकि उन्हें मालूम ना हो कि मैं कमरे में नहीं हूँ। मैं इस बात पर खामोश हो गई और इस पर ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक बार उसकी बात मानकर मैंने अपने लिए क्या मुश्किल खड़ी कर ली है और यह चीज मेरे ऊपर क्या क्या मुसीबतें लाएगी। ये सच्चाई मुझे नहीं मालूम थी। इस बात को 1 हफ्ता ही गुजरा था कि दोबारा से मेरी बहन ने मुझे उसके कमरे में जाकर सोने को कहा। मैं तो बहुत बहस कर चुकी थी, लेकिन आखिरकार मुझे उसकी बात माननी पड़ी और जब 2 से 3 बार यही आदत रही तो मैं भी अब बहस करना छोड़ चुकी थी। जब भी वह मुझे जगाती खामोशी से मैं उसके कमरे में जाकर सो जाती, लेकिन एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जीजू जाग रहे हैं और उन्हें मालूम है कि बिस्तर में उनके साथ उनकी पत्नी नहीं बल्कि साली है। मुझे बहुत डर लगा और मैं सोच रही थी कि अगर उन्होंने मुझसे सवाल कर लिया कि तुम मेरे साथ क्यों लेटी हो तो फिर क्या होगा। मैंने जैसे तैसे कुछ घंटे गुजारे
और करीब 5 घंटे बाद मेरी बहन वापस आ गई। दूसरे दिन मैंने दीदी को बताया कि मुझे लगता है कि रात को जीजू जाग रहे थे और उन्हें सब कुछ मालूम है। लेकिन मेरी बहन कहने लगी, नहीं, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो यकीनन वो मुझसे सवाल करते या तुमसे सवाल कर लेते। तुम डरो मत। मुझे उसकी इस झूठी तसल्ली से बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। अब तो मेरा कॉलेज भी शुरू हो गया था और दीदी का ये सिलसिला भी जारी था। मेरी बहन पहले हफ्तों में एक बार जाया करती थी, पर अब तो हर 2-3 दिन बाद जाया करती थी। मेरी बहन मुझे कभी नहीं बताती थी कि वह कहाँ जाती है, और जब मैं पूछती भी थी तो इस सवाल को सख्ती से टाल देती थी। हैरत की बात तो ये थी कि वह जिस दोस्त का नाम बताती थी, उस दोस्त को आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं था, और ना कभी वो हमारे घर आई थी, और ना ही मेरी बहन कभी दिन की रोशनी में उससे मिलने गई थी। मुझे शक हो रहा था कि वह कुछ तो गलत कर रही है, लेकिन बता नहीं रही थी। मैंने सोच लिया था कि इससे पहले की बात खुल जाए मुझे सारी हकीकत मालूम करनी होगी, इसीलिए मैंने सारी प्लानिंग कर रखी थी। 2 दिन हो गए थे और मेरी बहन ने मुझे रात को अपने कमरे में जाने को नहीं कहा था, इसीलिए मुझे यकीन था कि आज की रात वो जरूर जाएगी। जब रात को बहन ने मुझे जगाया तो मैं चुपचाप उसके कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई, और जब उसने देखा कि मैं लेट गई हूँ तो वो घर से निकल गई। लेकिन मैंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, इसीलिए फौरन तकियों से अपना शरीर बनाया और दबे कदमों से उसके पीछे पीछे घर से निकल गई। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मुझे सच्चाई का पता लगाना था। मुझे नहीं मालूम था कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन जहां मेरी बहन जा रही थी, मैं भी वही उसके पीछे पीछे जा रही थी। मुझे इस बात की भी चिंता थी कि अगर मेरे जीजू जाग गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि मुझे पहले से ही यकीन था कि वो सब कुछ जानते हैं। गली में बहुत अंधेरा था और मैं बहन के पीछे पीछे दबे पाँव चल रही थी। मैंने काली चादर ले रखी थी और अंधेरे का ही हिस्सा मालूम हो रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन मेरी बहन बगैर किसी डर और खौफ के आगे जा रही थी। मुझे यूं लगता था जैसे उसे एहसास हो रहा हो कि कोई उसके पीछे आ रहा है, क्योंकि वह थोड़ी दूर चलने के बाद रुककर पीछे भी देख लेती थी। लेकिन मैं अंधेरे में काली चादर लेकर चल रही थी, इसीलिए शायद उसे नजर नहीं आ रही थी। मैंने देखा कि मेन रोड पर मेरी बहन एक गाड़ी में बैठकर चली गई। अंधेरे की वजह से मैं गाड़ी का नंबर भी ना देख सकी, और हैरत की बात यह थी कि गाड़ी की हेडलाइट वगैरह भी ऑन नहीं थी और गाड़ी भी काले रंग की थी। इस वजह से मुझे कुछ मालूम नहीं हो सका कि वो गाड़ी किसकी है और उसका नंबर क्या है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे वापस घर आना पड़ा। मैं खामोशी से अपनी बहन के कमरे में आ गई और उसकी जगह जाकर लेट गई। लेकिन मुझे इस रात यकीन था कि मेरे जीजू जाग रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और ना ही मैंने कोई आवाज पैदा की। फिर 3 घंटे के बाद तन्वी दीदी वापस आई। उसने मुझे खामोशी से इशारा किया और हमेशा की तरह मैं उठकर अपने कमरे में चली गई और वह अपनी जगह पर लेट गई। लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज सुबह अपनी बहन से फिर सवाल करूंगी कि वो कहाँ जाती है। अगर उसने मुझे कुछ ना बताया तो सारी बातें अपने जीजू को बता दूंगी, क्योंकि मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती थी और ना ही बनना चाहती थी। मुझे अपनी बहन पर हैरत हो रही थी कि वह कैसे ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो गलत रास्ते पर चल रही है और उसकी ऐसी कोई दोस्त नहीं है। शायद वह किसी लड़के के साथ जाती है। और अब मैं अपनी बहन के मामलों में बहुत गौर कर रही थी तो मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे जीजू की सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है, तो फिर मेरी बहन रोज रंग बिरंगे सूट कहाँ से लेती है और मुझे भी पॉकेट खर्च देती है। ये सारे पैसे उसके पास कहाँ से आते हैं? जैसे मैं सोचती जा रही थी, मुझे हर कहानी में शक नजर आ रहा था। कुछ तो गलत हो रहा था और इसी बात ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि अगर ये बात खुल जाती है तो मेरा भविष्य भी खराब होगा और साथ में बहुत ज्यादा बदनामी भी होगी। पर वह ये सब क्यों कर रही थी? उसकी एक ही ख्वाहिश थी
कि उसकी शादी शहर में हो, और उसकी ये ख्वाहिश पूरी भी हो चुकी थी, तो फिर वो जीजू को क्यों धोखा दे रही है? मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं थे। जवाब मेरी बहन के पास थे, जो मुझे जवाब देना ही नहीं चाह रही थी। मुझे उससे हर सवाल का जवाब चाहिए था, इसीलिए मैंने दूसरे दिन सुबह कॉलेज से छुट्टी कर ली और जीजू के ऑफिस जाने के बाद अपनी बहन से सवाल किया, तुम कहाँ जाती हो और किसके साथ जाती हो? मुझे आज सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम किसी गलत रास्ते पर नहीं गई हो। कल रात मैं ही तुम्हारा पीछा कर रही थी, और अब भी अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगी। मेरी बात सुनकर वो परेशान सी हुई, लेकिन फिर उसने कहा, अगर मैं किसी के साथ जाती हूँ तो ये मेरा मसला है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई थी ताकि तुम मेरा साथ दे सको। मेरा और तुम्हारा चेहरा एक जैसा है, अंधेरे में बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि मैं कौन हूँ। अगर तुम मना करोगी तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं तुम्हें गांव वापस भेज दूंगी और माँ को ये बता दूंगी कि तुम्हारा जीजू से किसी किस्म का कोई रिश्ता था, इसीलिए मैंने तुम्हें वापस भेजा है। इसके बाद ना तो मम्मी पापा तुम्हें आगे पढ़ने देंगे और ना ही गांव में तुम्हारी कोई इज्जत करेगा। उसकी इस बात ने मेरी आंखें खोल दी थी। अगर दीदी सच में ऐसा कर देगी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। लेकिन मुझे अपनी बहन की खुदगर्ज पर अफसोस भी हो रहा था। मैं उसी वक्त रोते हुए वहां से उठ गई, लेकिन अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि दीदी ये सब कुछ क्यों कर रही है। वो तो बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, उसने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुना था। जबकि वो शहर में अकेले पढ़ने भी गई थी। उसने शहर से 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया था, तब वो अकेली रहती थी। हमने कभी भी उनके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी। तो अब जब वो शादीशुदा है तो ऐसे काम क्यों कर रही है? कभी कभी लगता था कि वह कुछ गलत नहीं कर रही है, लेकिन आंखों देखा कभी झुठला नहीं जा सकता है। मैं हर तरफ से फंस चुकी थी। अगर किसी को कुछ बताती तो मेरी बेइज्जती होती, और अगर ना बताती तो मुझे अपनी बहन के इशारों पर नाचना था और उसकी कठपुतली बनकर रहना था। इसीलिए हर रास्ता बंद हो चुका था। पढ़ाई अधूरी छोड़कर गांव जाती तो भी सब सवाल करते, और अगर किसी से कुछ बताती तो बहन की धमकी सामने थी। इसलिए मुझे खामोशी से वही करना था जो वो कह रही थी। हालांकि इस काम में मेरी रजामंदी नहीं थी, और दूसरी तरफ मेरे जीजू के रंग भी बदलते जा रहे थे, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी की बात थी। वो बहन के सामने तो बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, लेकिन जैसे ही मेरी बहन आगे पीछे होती तो वह मुझसे इशारों में बातें करने लगते, जैसे वो जानते हो कि मैं रात को उनके पास सोई हूँ। ये बात मेरे लिए और ज्यादा मुसीबत थी। मैंने सोचा था इस बारे में जीजू से बात कर लूंगी, लेकिन अब उनकी मीठी मीठी बातों की वजह से मैं उनसे भी खींची हुई रहती थी। एक बार मैं बहन की अलमारी से कोई चीज ढूंढ रही थी कि मैंने एक अजीब सी चीज देखी। पीछे के साइड कुछ छुपाया गया था, और जब मैंने वो खोलकर देखा तो मैं हैरत में रह गई। उसमें लड़कियों की जीन्स और शर्ट पड़ी हुई थी। ऐसे कपड़े तो हमारे यहाँ दूर दूर तक कभी किसी ने नहीं पहने थे। मैंने अपनी बहन को भी कभी ये सब पहने नहीं देखा था। तो इसका मतलब ये है कि मेरा शक सही है, मेरी बहन गलत रास्ते पर चल रही है। वो ऐसे कपड़े पहनकर अपने किस दोस्त से मिलने जाती है। अब मुझे अपनी बहन से बड़ी नफरत महसूस हुई, और उधर जीजू का व्यवहार भी बदलते जा रहा था। और मैं ये बात बहन को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि जो खुद किसी गलत रास्ते पर चल रही हो वो मेरी क्या मदद करेगी। फिर एक दिन ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई। मैं कॉलेज से वापस आई तो हमारे घर के सामने कुछ अजीब किस्म की भीड़ थी। मुझे किसी अनहोनी का आभास हुआ। मैं भीड़ को हटाते हुए जब अंदर पहुंची तो सामने का मंजर बहुत ही डरा देने वाला था। पुलिस वालों ने मेरे जीजू को पकड़ रखा था और मेरी बहन वहीं पर खड़ी थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तो मेरी बहन ने फौरन मुझे पकड़कर अपने पीछे कर लिया और कहा, बिल्कुल खामोश रहो,
मुझे लगता है कि मेरी बहन ने अपने पति को पकड़ा दिया है ताकि वह किसी और के साथ रंगरलियां मना सके। यही बात मैंने अपनी बहन से बोली तो उसने मुझे खामोश रहने को कहा। मेरे जीजू चीखते रहे पर पुलिस उनको पकड़कर ले गई। भीड़ हटने के बाद मैं अपनी बहन पर गुस्सा होने लगी। मैंने कहा, तुम्हें अपने पति को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए था। अगर तुम्हें वह पसंद नहीं थे तो तुम उनसे डिवोर्स ले सकती थी, लेकिन किसी बेगुनाह को ऐसे पकड़वा बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मेरी बहन ने कहा, वो बेगुनाह कैसे हैं? क्या वो तुम्हें तंग नहीं करते थे? दीदी की इस बात पर मैं सिर झुकाकर रह गई तो मेरी बहन ने कहा, अब तुम यहाँ बैठो, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। और फिर मेरी बहन ने मुझे जो हकीकत बताई वह मुझे हैरान परेशान करने के लिए काफी थी। वह बोली, शादी से पहले मैं शहर में 1 महीने का कोर्स करने आई थी, तुम्हें याद है? मैंने कहा, हाँ मुझे याद है। इस पर उसने मुझे बताया कि वो कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं था, बल्कि उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली थी और वो उसकी ट्रेनिंग लेने आई थी। उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी। कुछ साल के बाद जब उसके लिए रिश्ता आया तो मम्मी पापा ने जिद करके मेरी बहन की शादी कर दी। लेकिन जब शादी के बाद उसने अपने पति से कहा कि वह पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती है तो जीजू ने सख्ती से मना कर दिया। उसने उन्हें बिल्कुल नहीं बताया कि वो पहले से ही फोर्स ज्वाइन कर चुकी है। लेकिन जब उसने ज्वाइन किया था तो उसकी हेड ने उससे कहा था कि वह रिजाइन ना करे, बल्कि वह डेली ना आए, लेकिन पुलिस के जो छुपे हुए मिशन हैं उनमें वह मदद कर दिया करे। इस पर उसने हामी भर ली। शुरुआत में उसे ऐसा लग रहा था कि घर की किसी मजबूरी की वजह से उसका पति मना कर रहा है। एक बार एक छुपी हुई गैंग के खिलाफ उन्हें सबूत ढूंढना था और उसने अपने पति को बताए बिना ही काम शुरू कर दिया। लेकिन जब गैंग के बारे में मालूम किया गया तो पता चला कि जीजू भी इसी गैंग का एक हिस्सा है और इसीलिए जीजू उसे पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से मना करते थे। धीरे धीरे दीदी को ये भी समझ आ गया था कि जीजू मुझ पर भी बुरी नजर डाल रहे हैं, इसलिए उसने अपने प्लान को जल्दी पूरा करने का फैसला किया और जल्दी से जीजू के खिलाफ भी सबूत ढूंढ ली। दीदी बोली, आज मैंने खुद उसकी गिरफ्तारी भी की है क्योंकि मैं अपने पति को खो सकती हूँ, लेकिन इस देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगी। और तू तो मेरी छोटी बहन है। मैं यहाँ तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए लाई थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुझे यहाँ ऐसा माहौल मिलेगा। अब मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी कि मैं अपनी बहन के बारे में क्या क्या समझ बैठी थी। मैंने तुरंत दीदी से माफी मांगी। उसने खुले दिल से मुझे माफ कर दिया। मेरी बहन ने अपने पति से डिवोर्स ले लिया और पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। हम अब भी इस शहर में रहते हैं, लेकिन अब मेरे सिर पर किसी जीजू का साया नहीं था और न ही मुझे डर सताता है कि मेरी बहन किसी गलत रास्ते पर चलेगी और मुझे इस्तेमाल करेगी, क्योंकि आंखों का देखा हमेशा सच नहीं होता। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।